नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु और आज की इस वीडियो में हम परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि परमाणु होता क्या है, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले मूलभूत कणों के बारे में हम यहां पर जानकारी लेंगे, उनकी खोज किसने की, उनका द्रव्यमान आवेश के बारे में यहां पर जानकारी लेने वाले हैं। इसके साथ में परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनके विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, बेसिक वीडियो है, जो कि आपके केमिस्ट्री में कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु होता क्या है। विद्यार्थियों, परमाणु के बारे में विभिन्न मॉडल दिए गए और सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो जॉन डाल्टन 1803 में इन्होंने ये कहा कि पदार्थ को यदि हम विभाजित करते जाएं तो उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसी को हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो क्या है? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो पाता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता हो, परमाणु कहलाता है। एक बार परमाणु की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती, कि परमाणु का कभी स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसे परमाणु भी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे अक्रिय गैसें हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है। बट इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता हो, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। और इस परमाणु की जो खोज करता है वो 1803 में जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम हम परिभाषित कर देते हैं परमाणु को। तो देखिए, परमाणु की डेफिनेशन क्या है? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम छोटी से छोटी इकाई, सूक्ष्मतम का मतलब हो गया है छोटी से छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, आगे विभाजन संभव नहीं हो, इसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला ही कण होता है, परमाणु कहलाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। जैसे हम अणु को परिभाषित करें तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। परमाणु जब आपस में मिलते हैं और वो स्थायी कण का निर्माण कर लेते हैं तो उसको हम अणु कहते हैं। तो अणु भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो उसे हम अणु कहते हैं। क्लियर? तो जो परमाणु है उसकी जो खोज करता है, परमाणु की संरचना के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने 1803 में बताया। तो देखिए, मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक परमाणु का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में जैसे कोई परमाणु है, यह है इसका नाभिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु के बारे में। तो यह है विद्यार्थियों परमाणु। देखिए, परमाणु का आकार गोल होता है, अर्थात परमाणु गोलाकार होता है। ये जब परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए, परमाणु संरचना को बताने वाले कुछ मॉडल भी दिए गए, जैसे जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल था
उन्होंने परमाणु को परिभाषित किया था। उसके पश्चात थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, और इसके अलावा जो बोर का सबसे पॉपुलर मॉडल है वो आया। क्लियर? तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम परमाणु के विभिन्न मॉडल देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर परमाणु से रिलेटेड मोटी मोटी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। परमाणु को मैंने यहाँ पर परिभाषित कर दिया है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकते, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो परमाणु कहलाता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर इसकी खोजकर्ता की, तो इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन, और डाल्टन ने इसकी खोज की थी 1803 में इसकी खोज की थी। और विद्यार्थियों जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है। देखिए हालांकि इसको हम आवेशित भी कर सकते हैं, बट ये सामान्यतः क्या होगा, उदासीन होता है। तो इसके ऊपर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। किसी भी परमाणु की यदि हम जैसे हम बात करें कि परमाणु पर आवेश, तो इट मीन्स उसके ऊपर आवेश शून्य होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना धनावेश होता है उतना का उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो इस पर आवेश कितना होगा, आवेश इस पर होगा शून्य, अर्थात जो परमाणु है वो उदासीन होता है। परमाणु कैसा कण है, एक उदासीन कण होता है। अब मैं यहां पर बात करूं परमाणु के आकार की, तो विद्यार्थी परमाणु का आकार है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है परमाणु का आकार भी बढ़ता चला जाता है। और यदि मैं बात करूं तो यहां पर 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का इसका आकार होता है। तो इसका आकार क्या होगा, परमाणु का जो आकार है 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। क्लियर? मतलब लगभग 10⁻10 मीटर की रेंज का ही होता है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करूं कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, तो द्रव्यमान 10⁻27 किलोग्राम से 10⁻25 किलोग्राम के बीच में इसका द्रव्यमान होता है। तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी नियत नहीं है, अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो मैं यहां पर इनके द्रव्यमान की जो रेंज है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। द्रव्यमान 10⁻27 किलोग्राम से 10⁻25 किलोग्राम तक होता है। 10⁻27 किलोग्राम से 10⁻25 किलोग्राम तक किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है। क्लियर? अब देखिए परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो मूलभूत कण हैं वो कौन कौन से हैं। परमाणु में मूल कण कौन कौन से हैं, तो देखिए ये 3 होते हैं। विद्यार्थियों परमाणु में पाए जाने वाले कण कौन कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसमें, दूसरा जो कण है इसे हम कहते हैं प्रोटॉन, और जो तीसरा कण है वो है न्यूट्रॉन। हम इनके बारे में भी इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मूल कण होते हैं। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इसके मध्य भाग में अति सूक्ष्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ये है नाभिक, इसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये तो है मध्य भाग में अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये हमारे पास में यहां पर इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला कण है, यह है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पर थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉन की, थोड़ी सी जानकारी नाभिक की, थोड़ी सी जानकारी हम देंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की ओर। विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो इसकी खोजकर्ता का नाम क्या है, खोजकर्ता
तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। 1897 में इसको खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन निश्चित अनुमत कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। उसके बारे में वैसे इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऋणावेशित कण होता है। इस पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। माइनस में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इसके ऊपर आवेश होता है। इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऋणावेशित कण होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है। देखो यहां पर मैंने ऋणावेश रख दिया है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है बट वो धनावेश होता है। क्लियर? तो ये है इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज करता जे थॉमसन। आवेश होता है माइनस में 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, अति सूक्ष्म कण होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्लियर? अब मैं नाभिक की ओर चलता हूं कि देखिए नाभिक की खोज करने वाले हेंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड के निर्देशन में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। उस प्रयोग से हमें नाभिक मिला, नाभिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें वहां से प्राप्त हुआ। तो नाभिक के बारे में मैं यहां पर आप लोगों के सामने अब बात करूंगा। नाभिक क्या है सुन लीजिए कि परमाणु है, उसके मध्य भाग में एक अति सूक्ष्म क्षेत्र में एक ऐसा भाग होता है जिसमें संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है। कि परमाणु के अंदर मध्य भाग में अति सूक्ष्म क्षेत्र जहां पर संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद हो, तो उस भाग को हम नाभिक कहते हैं। उस भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक। तो ये बहुत छोटा होता है, जैसे फुटबॉल के मैदान में बैठी मक्खी के समान। तो इसका आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का आकार नाभिक के आकार से लगभग 1 लाख गुना बड़ा होता है। तो काफी बड़ा होता है परमाणु का आकार। ये अति सूक्ष्म क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर परमाणु का लगभग सारा का सारा द्रव्यमान मौजूद होता है, संपूर्ण धनावेश मौजूद होता है। क्लियर? क्योंकि जो प्रोटॉन है वही धनावेशित कण है, सारा का सारा जो प्रोटॉन है वो इसके नाभिक में ही मौजूद होंगे। प्रोटॉन कहां मौजूद होंगे? नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। जबकि ये जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण है, ये भी नाभिक में ही पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन का मतलब है नाभिक में पाए जाने वाले कण। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? नाभिक में पाए जाने वाले कण। तो नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कणों को आपस में क्या कहा गया है? न्यूक्लियॉन। तो जहां कहीं पर भी न्यूक्लियॉन वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात हो रही है। क्लियर? नाभिक में पाए जाने वाले कणों की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं नाभिक के बारे में। तो विद्यार्थियों, जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है उससे नाभिक की खोज हुई। 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया और 1916 में अपना परमाणु मॉडल दिया जिसमें उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। तो नाभिक क्या है? एक अति परमाणु का मध्य भाग जिसमें अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है, इसमें संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, नाभिक कहलाता है। खोज करता है रदरफोर्ड। ये एक धनावेशित कण होता है। कैसा धनावेशित भाग होता है। ये जो नाभिक है वो कैसा भाग है? धनावेशित भाग होता है। क्लियर? तो देखिए मैं नाभिक के बारे में आप लोगों को बता दूं तो खोजकर्ता या इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया। फिर मैं बात करूं इसके ऊपर आवेश की,
तो इस पर धनावेश होता है। हालांकि अलग अलग परमाणुओं के नाभिक पर जो धनावेश है वो अलग अलग होता है, बट इसके ऊपर धनावेश होगा विद्यार्थियों। फिर मैं यहां पर बात करूं, नाभिक में पाए जाने वाले जो मूल कण हैं वो दो हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु की तुलना में काफी छोटा, अति सूक्ष्म इसका आकार होता है। और परमाणु का जो आकार होता है विद्यार्थियों 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है, जबकि परमाणु का जो आकार है वो 10 की घात -10 मीटर का एक गोला होता है। वैसे नाभिक भी गोला ही है, बट उसका आकार क्या है, परमाणु की तुलना में काफी छोटा है, 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है विद्यार्थियों। तो ये कुछ बातें हमने नाभिक के बारे में आप लोगों के सामने साथ में शेयर की। अब मैं बात करता हूं यहां पर थोड़ी सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊर्जा स्तरों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो अब मैं एक बार इनको सबको एक बार यहां से हटा देता हूं। विद्यार्थियों अब हम चर्चा करते हैं परमाणु में जो नाभिक है उस नाभिक में पाए जाने वाले कणों की। नाभिक में पाए जाने वाले कणों को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये हमने अभी बता दिया है आपको। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है नाभिक में पाए जाने वाले कण। तो नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो जब कहीं भी न्यूक्लियॉन की बात आएगी इट मीन्स वहां पर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों की बातें हो रही है। सर्वप्रथम ले लेता हूं मैं प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन नाभिक में पाया जाने वाला कण होता है। ये एक धनावेशित कण होता है जिस पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। इसका जो द्रव्यमान है वो 1.673 × 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अब प्रोटॉन की खोज किसने की? तो देखिए एक साइंटिस्ट हुए गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने एक अनुमान लगाया कि परमाणु उदासीन कण होता है तो उसके नाभिक के अंदर एक धनावेशित कण होना चाहिए। यह उनका अनुमान था। प्रायोगिक रूप से इसको प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाले उसमें यह कहा कि नाभिक एक धनावेशित कण होता है। उस नाभिक के अंदर धनावेशित कण पाए जाते हैं और उन कणों को उन्होंने प्रोटॉन कहा। तो प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। हालांकि कई बुक्स में गोल्डस्टीन भी दे रखा है छोटी क्लासों में आपको कि प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम आपको गोल्डस्टीन भी मिल जाएगा और कई बुक्स में आपको रदरफोर्ड भी मिल जाएगा। तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों को ही प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है जिसकी खोजकर्ता मैं यहां पर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों के ही नाम लिख रहा हूं, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रायोगिक रूप से भी इसको प्राप्त कर लिया। इस पर जो आवेश होता है ये एक धनावेशित कण है, धनावेश इसके ऊपर होता है और उसका जो मान है वो प्लस में 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन धनात्मक। इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है बट ऋणात्मक होता है। फिर हम बात करें इसके द्रव्यमान की, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 1.673 × 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना होता है। 1836 × me इसका जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना इसका द्रव्यमान होता है। तो जो प्रोटॉन है वो
इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। तो ये इनका द्रव्यमान आ गया है। फिर मैं बात करता हूं यहां पर न्यूट्रॉन की। तो विद्यार्थियों, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण होता है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक ने की थी। 1932 में इसकी खोज की गई थी। देखिए, इन्होंने बेरियम के ऊपर अल्फा कणों का अटैक करवाया, आक्रमण करवाया, तो कार्बन का निर्माण हुआ, साथ में एक उदासीन कण का उत्सर्जन हुआ। तो जो उदासीन कण है उसको न्यूट्रॉन कहा गया। क्लियर? उस स्थिति में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। 1932 में इसकी खोज की गई थी और जेम्स चैडविक को 1935 में इस न्यूट्रॉन की खोज के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, आवेश की। तो देखिए, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, इस पर आवेश शून्य होता है। परमाणु भी विद्युत उदासीन ही होता है। फिर हम बात करें इसके द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान है प्रोटॉन के लगभग बराबर, थोड़ा सा ज्यादा, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। दोनों का द्रव्यमान क्या है? लगभग समान होता है। क्लियर? तो ये न्यूट्रॉन था, ये प्रोटॉन था। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पाया जाता है और उनका नामकरण भी यहां पर हम देखने वाले हैं। विभिन्न कक्षाओं के बारे में भी यहां पर हम अध्ययन कर लेते हैं। विद्यार्थियों, ये जो पार्ट है नाभिक वाला, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला पार्ट है, वो हम अगले चैप्टर में, जो नाभिक वाला चैप्टर है उसके अंदर डिटेल से देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित होता है, कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब हम बात करेंगे, यहां पर चर्चा करेंगे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन निश्चित कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। आप लोगों को हम एक डायग्राम के जरिए समझा देते हैं। ये हमारे पास में है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर निश्चित अनुमत कक्षाओं के अंदर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमने दिखाया है आप लोगों को एक परमाणु। ये हमारे पास में है परमाणु, और ये है परमाणु का नाभिक। ये क्या है? नाभिक है, जो कि एक धनावेशित कण होता है। नाभिक कैसा कण है? धनावेशित कण होता है। नाभिक के बारे में हमने आपको बता दिया। अब विद्यार्थियों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हर कहीं पर न तो उपस्थित होते हैं, न ही चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये नाभिक हो गया, तो ये एक पथ हो गया, इस पथ में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। फिर एक ये पथ हो गया, तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, हर कहीं पर चक्कर नहीं लगाता। तो जिन पथों पर चक्कर लगाता है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन के कोष। इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो ऊर्जा स्तर क्या है? ये जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। देखो, ऊर्जा स्तर का दूसरा जो नाम है वो है कक्षा। इन्हें हम कोष भी कहते हैं। तो कोष, कक्षा और ऊर्जा स्तर एक ही है। क्लियर? तो निश्चित पथों पर ही चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये जैसे हमारे पास में एक कक्षा हो गई, ये एक कक्षा हो गई, तो इसके मध्य भाग में कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा, वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता। या तो इसमें उपस्थित होगा या इसमें होगा, फिर इससे आगे वाली कक्षा में होगा। हर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते।
निश्चित कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। क्लियर। अब देखिए जो ऊर्जा स्तर हैं, जो कक्षाएं हैं या जो कोष हैं, तो विभिन्न जो कोष हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए मैं यहां पर कोषों के नाम लिख रहा हूं, KL M N। ये हमारे पास में विभिन्न कोष हैं, आगे भी चलता रहेगा। क्लियर। KL M N, ये मैंने कुछ कोषों के नाम आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो ये वाला जो कोष है जो हमने यहां पर दिखाया है, इसका नाम है K, ये L। इसके बाद वाला जो कोष आएगा KL M N, इसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर। ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन के कोषों का नामकरण कर दिया, KL M N O, इस तरीके से चलता जाएगा। किसी भी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n क्या है? किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए ये भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो होती है 2n²। 2n²। तो देखिए मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, के लिए ये होता है n बराबर 1। तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर। फिर इसमें L के लिए होता है n बराबर 2, M के लिए होता है n बराबर 3, ये n बराबर 4। तो इसमें पाई जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 8। फिर ये हो गई 18, ये 32, और ये हालांकि पूरी तरह से अभी तक भरा नहीं है। और वैसे यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो ये 50 हो जाएगी, ये भी भर जाएगा। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन या परमाणुओं की खोज हो चुकी है। उसके बाद वाले पूर्ण रूप से कोष नहीं भरे जाते। क्लियर। तो देखिए 2, 8, 18, 32, 50 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे। तो इनमें इस कोष के अंदर फिक्स है कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें 32 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसके बाद वाले में 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इनके अंदर फिक्स है। इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। क्लियर। ये है इनके कोष, KL M N O P, इस तरीके से चलते जाएंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं उपकोष, या इन्हें हम कक्षक भी कहते हैं। उपकोष या जो कक्षक हैं वो क्या होते हैं? कक्षाओं के अंदर हम और यदि गहराई में चलें तो वहां पर हमें प्राप्त होंगे कक्षक। इन्हें हम उपकोष भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उपकोष भी कहा जाता है। ये जो कक्षक हैं इनका नामकरण मैं कर देता हूं आप लोगों के सामने, S P D F। ये जो S है वो गोलाकार होता है। कैसा होगा? इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की यदि संख्या की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2। फिर हम बात करें P कक्षक की, तो इसका आकार होता है डंबलाकार। कैसा आकार होगा इसका? डंबल की भांति, डमरू की भांति होता है। और इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? P कक्षक के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो D कक्षक हैं इसको हम कहते हैं द्विडंबलाकार। इसका जो आकार है वो द्विडंबलाकार होता है। और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो F है इसकी आकृति जटिल होती है और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो S को उपकोष है, S P D F, इनमें इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 और 14 आएंगे। और जबकि इनमें दोनों में डिफरेंस कर लेना, ये तो है कोष,
और ये क्या है, उपकोष। उपकोषों का ही नाम क्या है, कक्षक। एकदम क्लियर कर लेना ताकि भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर एक ही चीज है, जबकि उपकोष और कक्षक एक ही है। कोषों के नाम है K, L, M, N, O और इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो उपकोष या जो कक्षक है इनके नाम है S, P, D, F, ये 4 ही होंगे। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, 6, 10 और 14। इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो कक्षक हैं वो इन कोषों में ही पाए जाएंगे। जो उपकोष होते हैं वो कोषों को ही हमने डिवाइड किया है। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं K में, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो S उपकोष में होंगे। और N बराबर इसके लिए 1 होता है। N बराबर इसके लिए कितना होता है, 1 होता है। तत्पश्चात देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहले 1s2 से भरे जाते हैं। ये मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तरीके से, हालांकि किसी परमाणु के लिए नहीं है कि कोई इसके अंदर क्या होगा, पहले तो S के अंदर भरे जाएंगे। K का मतलब क्या है कि एक तो S इसमें उपकोष होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी S में ही आ जाते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो K है वो क्या है, एक कोष है और कोष में क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। कोष में क्या होते हैं, उपकोष। तो इस K जो कोष है इसमें S उपकोष होता है। देखो पहला जो उपकोष होता है वो S आएगा, फिर जो उपकोष आएगा वो आएगा P, फिर जो उपकोष आएगा वो D, फिर जो उपकोष आएगा वो F। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, S कक्षक के अंदर आ जाएंगे और इसे हम लिखेंगे 1s। तो इसके S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 को यहां पर लिखेंगे तो इसको बोला जाता है 1s2। इसको ऐसे मत बोल देना 1s स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स है कि S जो कक्षक है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 1s है वो इस K कोष में आ रहा है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं L की। तो L यहां पर आ गया दूसरा कोष, तो यहां पर इनके आगे हम दूसरा लगाएंगे और दूसरा S कक्षक और दूसरा ही P कक्षक। इस S कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और P कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। L जो कोष है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। L जो कोष है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, 2 तो S में, 2 P में। ये जो 2 S कक्षक है ना ये इससे भिन्न है, इससे भिन्न है। इसका मतलब ये हुआ है, देखो इसका मतलब समझना आप लोग कि ये जो K है उसमें तो सिर्फ S कोष है, S कक्षक है और L है इसमें S और P कक्षक हैं। ये जो L है वो भी 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। L कितने टुकड़ों में टूटा हुआ है, 2। मैं देखो यहां पर आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये तो S है ही, ये सॉरी K है ही। अब ये जो L आप लोग देख रहे हैं एक्चुअल में इसके 2 भाग होते हैं, ऐसे एकदम पास में 2 भाग होंगे। इसमें जो नाभिक के नजदीक वाला भाग है इसको आप एक बार समझ लीजिए कि K के अंदर तो क्या होता है 1s ही है ये तो। अब इसमें क्या है 2 टुकड़े हो गए इसके, ये एक दोनों मिलाकर तो क्या है L है, दोनों मिलाकर क्या है L कोष है। और इस L कोष के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, 2s और 2p, मतलब 2 उपकोष है। इसमें कितने उपकोष हैं, 2, 2s और 2p। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और इसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। और ये तो है 2s, ये वाला तो क्या है 2s और ये वाला क्या है 2p। ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये तो है n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5, ऐसे ही है, n की वैल्यू है ये 2। और इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 1s है, इसमें 2s और 2p है, इसके 3 टुकड़े होंगे। फिर जो तीसरा जो कोष है इसके अंदर क्या होंगे 18 इलेक्ट्रॉन आने, तो 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में आएंगे, s में।
और 6 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, p में, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, d में। तो 3s2 3p6 3d10। देखो 10 और 6 16, 16 और 2 18 आ गए। तो इसमें सारे के सारे 18 जो इलेक्ट्रॉन है वो s p d में होंगे, और ये जो उपकोष हैं उनको हम 3s 3p 3d कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया है कि ये वाला जो मैंने जो कोष दिखाया है ये 3 टुकड़ों में टूटेगा ऐसे। ये बिल्कुल छोटे छोटे 3 टुकड़ों के रूप में इसको हम दिखा सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया। और इसी प्रकार से फिर जब हम बात करें n जो कोष है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, इस तरीके से 4s 4p 4d 4f। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 6 10 और 14। ये देखो इनका टोटल करोगे तो 32 आ जाएगा। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये इसी तरीके से ही चलता रहेगा। क्लियर। यदि मैं इसी परमाणु को यहां से इस तरीके से काट कर इन ऊर्जा स्तरों को एक तरफ दिखाऊं तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं वो देखिए। थोड़ा सा मैं एक अंत में थोड़ा सा आप लोगों को और समझा देता हूं। देखिए परमाणु के अंदर जो ऊर्जा स्तर हैं उनको मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। ये हमारे पास में है यहां पर नाभिक, ये यहां पर नाभिक है। इसके चारों ओर इस तरीके से ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, मैं यहां से इन ऊर्जा स्तर को एक तरीके से काट कर इस तरीके से ही एक सीधी लाइनों में आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। यहां से नाभिक से जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे ये ऐसे है, ऐसे कैसे ऊर्जा स्तर है। तो ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी। नाभिक से जैसे जैसे हम दूर चलेंगे ऊर्जाएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं यहां पर दिखा देता हूं। थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। इसके अंदर ये है पहला ऊर्जा स्तर, पहला ऊर्जा स्तर है। और पहला जो ऊर्जा स्तर है इसको हम कह देते हैं K। ये K वां ऊर्जा स्तर है। फिर है ये दूसरा ऊर्जा स्तर L, ये है तीसरा ऊर्जा स्तर M, ये है चौथा ऊर्जा स्तर N। ये मैंने कोई परमाणु ले लिया जिसके अंदर भारी परमाणु है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद होंगे। ये जो K कोष हैं ये है n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। हम ये जानते हैं कि K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में 32 और O में 50 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो K है इसके अंदर केवल और केवल एक कक्षक होता है। K में कितने कक्षक होते हैं, एक। और ये जो K है ये है S कक्षक। ये कौन सा कक्षक है, S। इसको हम कहते हैं 1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। फिर हम बात करते हैं L। तो इसमें 2 उपकोष होते हैं। तो ये जो एक लाइन है एक्चुअल में 2 लाइनों में बटी हुई है। एक्चुअल में किस में बटी हुई है, 2 में। इसमें ये तो है S और ये क्या है P। इसको हम कहते हैं 2s और इसे हम कहते हैं 2p। जो 2s है वो 2p से थोड़ा सा नीचे होता है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। ये इस तरीके से होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअल में नाभिक के चारों ओर इस तरीके से जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है ना, उसको मैंने सीधी कक्षा करके दिखाया है, समझाया है। आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो कोष है M, जिसे n बराबर 3 से, और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 18 होंगे। इसमें 3 उपकोष होते हैं, 3 कक्षक पाए जाते हैं। तो देखिए इनका हम नामकरण यहां पर कर देंगे। ये है 3s, ये है 3p और ये है 3d। तो जो s है इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। d में 10, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर।
इसी तरीके से जो एनवा जो कोष है इसके 4 टुकड़े होंगे ऐसे एस, पी, डी और एफ, और उनमें इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे और कुल मिलाकर इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों के बारे में, नाभिक के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में अध्ययन भी कर लेंगे। ये जो आज का वीडियो था वो परमाणु के अंदर पाए जाने वाले मूलभूत कणों की उत्पत्ति किसने की, उनके द्रव्यमान आवेश के बारे में हमने चर्चा की, साथ में हमने इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बारे में आप लोगों को बताया। ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बेसिक वाला वीडियो रहा है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इस चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको अपने YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। इन पर आप व्हाट्सएप कीजिए और हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी कंडीशन में नहीं करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।